वो आईपीएस ऑफिसर अपने सीनियर आईपीएस ऑफिसर से बातचीत करते हैं कि साहब कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही, तब दोनों आईपीएस ऑफिसर मिलकर के प्लानिंग करते हैं, क्यों ना कंडक्टर बनकर के खुद ही देखते हैं और देखने के बाद पता करते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। अब वे ट्रक ड्राइवर से बात करते हैं, ट्रक ड्राइवर से बात करने के बाद खुद दोनों कंडक्टर बन जाते हैं और साथ ही एक और व्यक्ति यानी एक और सब इंस्पेक्टर होता है जो इन्हें साथ में बिठा लेते हैं। जैसे ही ट्रक उस चौकी के सामने गुजर रहा होता है तभी एक पुलिस वाला होता है और साथ में आम व्यक्ति होता है। दोनों मिलकर के उस ट्रक को रोक लेते हैं और ट्रक को रोकते हैं तो उसके बाद कहते हैं निकालो पैसे। जब बात पैसे निकालने की आती है तो उस ड्राइवर को जैसे बताया गया था बोलने के लिए, जैसे डायलॉग की डिलीवरी देने के लिए बताया गया था, ड्राइवर तो वैसे ही बात कर रहा था, लेकिन आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं कि भाई किस बात के पैसे, तो उधर से आवाज निकलती है कि शायद तुम नए हो, शायद इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हो, अभी दो डंडे पड़ जाएंगे तो चुपचाप निकाल करके पैसे दो दोगे। वे कहते हैं कि तुम कौन हो, तो वे कहते हैं कि मैं सिपाही हूं, मेरा नाम सतीश गुप्ता है, तुम जिससे चाहे उससे जाकर के मेरी शिकायत कर लेना। जब इस तरह की बात जब एक सिपाही बोल रहा था पूरे रुआब के साथ, तो अंदर आईपीएस ऑफिसर बैठे होते हैं, सीनियर और जूनियर, और एक साथी दरोगा बैठे हुए हैं। उस सिपाही को यह पता नहीं था कि उनके सीनियर ऑफिसर अंदर बैठे हुए हैं। तुरंत ही दरोगा उस ट्रक से कूद करके जाकर के वो सिपाही का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुमने जिस व्यक्ति से 500 रुपये मांग रहे हो, तुम्हें पता नहीं अंदर कौन बैठा हुआ है। तो बताते हैं कि एक एडीजी साहब है और डीआईजी साहब। बस इतना सुनना था कि उस सिपाही के हाथ पैर कांपने लगते हैं, वे थर-थर कांप रहा था और रोने लग गया था, गिड़गिड़ाने लग गया था। कहते हैं कि साहब ये वसूली मैं अपने लिए नहीं कर रहा था, बल्कि मुझसे तो एसओ साहब ने कहा था, मैं उनके लिए कर रहा था। पूछते हैं कि और तुम्हारे साथ जो सिविल वॉलंटियर था वो कौन था? वो कहते हैं कि वो प्राइवेट व्यक्ति था। वो प्राइवेट व्यक्ति तो वहां से भाग जाता है और इसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कानूनी प्रक्रिया ऐसी शुरू होती है कि इसमें 7 पुलिस वाले सहित 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। साथ ही जो चौकी और साथ ही इस थाने में इसमें लगभग 17 पुलिस वाले सस्पेंड हो जाते हैं। और बात यहीं तक नहीं रुकती, बात पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास। और जैसे ही इनके पास ये बात पहुंचती है तो इनके जो जिले के एएसपी साहब होते हैं, अचानक से उनका तबादला हो जाता है। यही बात अखबार और सोशल मीडिया और टेलीविजन के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में जब वायरल होने लगती है तो ये जो दोनों आईपीएस ऑफिसर होते हैं इनके सब लोग वाहवाही करने लगते हैं। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कौन थे वे आईपीएस ऑफिसर जिनकी आज खूब वाहवाही हो रही है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया की। दरअसल आजमगढ़ जोन के जो आईपीएस ऑफिसर हैं, डीआईजी, जिनका नाम होता है वैभव कृष्ण, उनके पास लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि साहब जो बलिया का जो थाना है नरही, उसमें जो भरतूली तराहा है वहां पर लोग अक्सर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और कुछ पुलिस वाले होते हैं और वे अवैध रूप से वसूली करते हैं। 500 रुपए ना दो तो मारपीट करते हैं और भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। अब करे तो क्या करे। जैसे आईपीएस ऑफिसर ने यह बात सुनी, कहते हैं कि देखते हैं। शुरुआत में उन्होंने ये जो सूचना थी, जो शिकायत थी, उसमें बहुत शीघ्रता के साथ लेते हैं। जैसे ये बात बार बार शिकायत आती है तो वे अपने एडीजी जोन, जो कि बनारस के एडीजी जोन होते हैं, जिनका नाम पीयूष मौर्य होता है, उनसे बातचीत करते हैं कि साहब इस तरह से शिकायतें मिल रही है, क्या करना चाहिए। अब जो एडीजी जोन होते हैं बनारस के, वे कहते हैं कि ठीक है, देख लेते हैं आखिरकार क्या मामला है। तभी 4 दिन लगातार 1-2 पुलिस वाले सफेद वर्दी में उन दोनों जगह पर खड़े हो जाते हैं देखने के लिए, जानने के लिए आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है, क्या यह शिकायत सच्ची है या झूठी है। 4 दिन लगातार देखी जाती है और वहां से सैकड़ों की संख्या में वाहन गुजर रही होती है और डंडों की आवाज सुनकर के वाहन को रोका जाता है। कुछ पुलिस वालों को देख करके खुद ही जाकर के पैसे दे देते हैं और कुछ से जानबूझ करके मांगे जाते हैं, क्योंकि यह सिलसिला थोड़े वक्त से नहीं बल्कि लंबे वक्त से चला आ रहा है। यह सूचना पहुंच जाती है आईपीएस ऑफिसर वैभव कृष्ण के पास और साथ ही वे अपने सीनियर अधिकारी जो एडीजी जोन होते हैं बनारस पीयूष मौर्य के पास, उनके पास कहते हैं कि यह बात सच है। तो इसके लिए ये अब दोनों अपने अपने तरीके से प्लानिंग करते हैं, कहते हैं कि कुछ टीम बनाते हैं। अब एडीजी जोन जो होते हैं वो 2 टीम बनाते हैं और साथ ही आईपीएस वैभव कृष्ण जो आजमगढ़ के होते हैं, डीआईजी होते हुए अपनी तरफ से 3 टीम बनाते हैं। टोटल मिलाकर के 5 टीम बनाए जाते हैं और 5 टीम बनाने के बाद कहते हैं कि हम बलिया के जो नरही थाना है उसके भरौली तिराहे पर हम लोग सिर्फ चलेंगे, देखेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। इसके बाद यहां से वे रात के लगभग 1 बजे के आसपास का वाक्य रहा होगा। 24 और 25 जुलाई 2024 की रात की बात है। 5 अलग अलग गाड़ियां होती है, 5 अलग अलग गाड़ियों में टीम 5 ही होती है। यहां से सीधा ये भरतूली तराहे पर पहुंचते हैं। भरतूली तराहे के बाद वे रुकते नहीं, सीधे वे गाड़ी बक्सर यानी कि बिहार की तरफ ले लेते हैं। अब यहां से गंगा नदी का जो पुल है उसको पार करके ये आगे चले जाते हैं और बक्सर जाने के बाद अब कहते हैं कि चलो सीधे वापस जाते हैं।
अब जो इनकी गाड़ियां होती हुई प्राइवेट गाड़ियां हैं और प्राइवेट ही ये लोग कपड़े पहने हुए होते हैं, बल्कि पुलिस के कपड़े कोई नहीं पहने हुए होते हैं। सीधे ये वापस आते हैं और वापस आने के बाद देखते हैं वहां पर जो रात के लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था, देखते हैं कि एक पुलिस वाला है जिसका नाम हरिदयाल है, वो अलग अलग ट्रकों से पैसे वसूल रहा है और 3 पुलिस वाले आराम से कुर्सियों पर बैठे हैं और लगभग या 15 या 20 लोग हो गए जो सादा वर्दी में सिविल वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे थे और इधर उधर खड़े हैं और इधर उधर से रोब गालिब कर रहे हैं। और जो भी जो ट्रक गुजर रहा है, ट्रक लगभग यहां पर सैकड़ों की संख्या में इस वाहन के एक साइड में खड़े हैं ताकि और वाहनों को आने जाने में किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। इसी बीच में जब पैसे मांगे जा रहे थे तो इसकी जो 5 टीम होती है पुलिस वालों की, और 5 टीम जाकर के एक पुलिस वाले यानी हरिदयाल सिंह का हाथ पकड़ लेते हैं और हरिदयाल का जैसे हाथ पकड़ लिया जाता है तो हरिदयाल कहते हैं कि क्या बात है, कौन हो? और 15-20 लोग जो इधर उधर खड़े होते हैं वे इधर जो पुलिस वाले का हाथ पकड़ लेते हैं। जब उनकी तरफ दौड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आवाज आती है कि तुम्हें पता नहीं ये आजमगढ़ के डीआईजी साहब है और साथ ही बनारस जोन के एडीजी साहब है। इतना कहना था कि वहां पर जैसे भगदड़ मच जाती है। अब जो दलाल होती है इधर उधर भागने लग जाते हैं, ऐसा भाग रहे थे कि इधर उधर भागते भागते एक दूसरे के ऊपर गिर भी रहे थे। वो जो 3 पुलिस वाले बैठे हुए होते हैं अभी तक शांत आराम से, उन्हें लगता है कि शायद ये पकड़े जाएंगे। अब ये अधिकारी है तो वे जंगल के रास्ते जैसे जैसे मौका मिलता है वैसे वैसे भागते चले जाते हैं। हरिदयाल को पकड़ लिया जाता है। हरिदयाल को जब पकड़ा जाता है पूछा जाता है कि वे जो भागे थे वे कौन कौन थे। वे बताते हैं कि इसमें एक हेड कांस्टेबल विष्णु यादव है, दूसरा कांस्टेबल दीपक मिश्रा और तीसरा बलराम सिंह है। ये जो 3 पुलिस वाले थे जो कुर्सी पे बैठे हुए थे, बाकी लगभग 15-20 जो लड़के होते हैं जिन्होंने सादा कपड़े पहने हुए थे वे भी पकड़े जाते हैं। और पकड़े जाते हैं तो क्योंकि 5 टीम चारों तरफ से घेर लिए होते हैं, अब इसी बीच में इनको पकड़ लिया जाता है। अब जो हरिदयाल से बातचीत करने के बाद हरिदयाल के आंखों में आंसू होते हुए गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था और पैरों के बल बैठ जाता है, साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं इस तरह की वसूली नहीं करूंगा। उनसे पूछा जाता है कि कितने रुपए वसूल रहे थे। उसने कहता है कि साहब 500 रुपए वसूल रहा था प्रत्येक गाड़ी से। उनसे पूछा जाता है कि एक रात में यहां से कितनी गाड़ियां निकलती है, यानी जितनी भी ट्रक निकलती है, ट्रकों के अंदर बालू या रेत भरा होता है और रेत या बालू जिससे कंस्ट्रक्शन का काम लिया जाता है, जो कि अवैध रूप से वाहन गुजरते हैं, इसलिए पुलिस वाले अपने दमखम दिखा करके इनसे पैसे वसूलते थे। अब वे अवैध था या वैध था शायद खैर अभी तक वो पता नहीं, लेकिन पैसा उनसे जरूर वसूली जाती है, इसकी पक्की जानकारी है। जैसे जैसे हरिद्वार से पूछा जाता है कि तुम इस पैसे के करते क्या हो, तो वे कहते हैं कि साहब हम 100 रुपये तो हम पुलिस वाले रखते हैं और 400 रुपये जो पन्ने लाल जो हैं एसएचओ साहब होते हैं उनको दे देते हैं, जो कि नरही थाने के इंचार्ज होते हैं। अब जैसे ही ये बात सुनी जाती है वे कहते हैं कि साहब यहां पर मैं अकेला नहीं होता, बल्कि जो बाकी पुलिस वाले होते हैं रोटेशन के हिसाब से इनकी ड्यूटी लगती है और पुलिस वालों के साथ 15-20 लड़के और जो होते हैं जो सिविल वॉलंटियर, इनको महीने की तनख्वाह दी जाती है। ये सारे पैसे हम लोग वसूल करके दे देते हैं, एसओ साहब को पहुंचा देते हैं। इस तरह की जब बातें चल रही थी कि हिसाब किताब लगाया जाता है कि लगभग 1000 ट्रक पूरी रात में गुजर जाते हैं बालू लेकर के, जो कि बक्सर की तरफ से होकर के बिहार की तरफ से आते हैं, जब यूपी की तरफ कदम रखते हैं। जब हिसाब किताब लगाया जाता है तो लगभग 5 लाख रुपए एक रात में इस नरही थाने के पुलिस वाले जो होते हैं वो वसूल लेते हैं और 5 लाख में से 4 लाख वो एसओ साहब को दे देते हैं। अब जैसे ही ये बात अधिकारियों को पता चलती है कि अधिकारी बड़ी सख्ती में रह जाते हैं, ये तो इंफॉर्मेशन बिल्कुल पक्की थी, इसमें कोई झूठ नहीं होता है। अब एडीजी साहब और साथ ही ये जो बाकी पुलिस वाले होते हैं इन सब के तलाशी लेते हैं और तलाशी लेने के बाद उन वक्त 37,360 रुपए के आसपास लगभग मिलते हैं। अब यहां से अगली भी शिकायत थी। यहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक चौकी पड़ती है कोरंटाडीह पर शिकायत मिलती है कि यहां पर भी इस तरह के अवैध वसूली होता है। अब आईपीएस ऑफिसर वैभव कृष्ण और साथ ही एडीजी साहब होते हैं, वे आपस में बातचीत करते हैं कि साहब आगे क्या करना है। वे कहते हैं कि आगे करना क्या है, यहां से कंडक्टर बनकर के चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार बात में कितनी सच्चाई है, क्या चौकी पर वसूली होती है या नहीं होती है। इतना तामझाम हम लोग लेकर के अगर हम जाते हैं तो बाकी पुलिस वाले को लेकर के जाते हैं तो शायद गड़बड़ हो जाएगी। इन जितने लोग पकड़े जाते हैं इनको तो नरही थाने में बंद कर दिया जाता है, लेकिन ये सूचना अभी तक लीक नहीं होती है और इसी बात की शर्त रखी जाती है आईपीएस ऑफिसर वैभव कृष्ण ने, और जो टीम का हिस्सा बनेगा अगर किसी ने सूचना लीक करने की कोशिश की तो समझ लेना उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी और वो भी जेल जाएगा। अब ये सूचना लीक नहीं होती है। अब जिले के जो एसएसपी होते हैं, एसपी होते हैं और बाकी अधिकारी होते हैं, वे आराम से इत्मीनान से सो रहे होते हैं, चाहे वे चौकी इंचार्ज हो चाहे वे थाना इंचार्ज हो। किसी को कानो कान कोई खबर नहीं होती कि इतना बड़ा छापा होने वाली है और 5 टीम छापा मार रही है। एक ट्रक ड्राइवर होता है जिसका नाम जयराम शर्मा होता है, उसके ट्रक ड्राइवर का नंबर होता है यूपी 61 80 27 56। उससे बातचीत की जाती है और पूछा जाता है कि वे कहां जा रहे हैं। वे कहता है कि साहब मैं गाजीपुर की तरफ जा रहा हूं। कहते हैं कि हमें भी अपने साथ गाड़ी में बिठा लो
और हम लोग आपके साथ कंडक्टर बन करके जाएंगे और आपके साथ ही बन करके जाएंगे, तो आप इस बात का एहसास मत होने देना, तो हम लोग अधिकारी हैं। यानी कि इसमें एडीजी साहब जो आईपीएस ऑफिसर पीयूष मौर्य होते हैं और साथ ही आईपीएस ऑफिसर वैभव कृष्ण होते हैं और इनके साथ उनके हमराह भी होते हैं जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, और तीनों अधिकारी ट्रक में बैठ जाते हैं और उस ट्रक ड्राइवर के साथ जैसे ही ये कोरंटा डीप जो चौकी होती है उसके सामने से गुजर ही रहे होते हैं, वहां पहले से वाहनों की लाइन लगी हुई होती है। हर वाहनों को वे तब निकलने दे रहे थे जब वाहनों से 500 रुपये वसूली की जा रही थी। यानी 500 रुपये तो वे एक नरही का जो इलाका होता है वहां पर देकर के आ रहे होते हैं, भरोली तिराहे पर, और आगे जो कोरंटा डी चौकी होती है वहां पर भी वसूली होती है, वहां भी 500 दिया जाता है, 500 वहां और 500 यहां, और कभी कभी 500 या 400 भी लिया जाता है। वहां पर दो व्यक्ति होते हैं, दोनों व्यक्ति आराम से डंडे मार मार करके, या फिर कहे तो जिस तरह से पुलिस का अपना रौब होता है इस तरह से वे गाली गलौज करते हुए वे ड्राइवर को रोकते हैं जिसका नाम जयराम होता है, और जयराम से कहते हुए हैं कि पैसे निकालो। यहां पर आईपीएस ऑफिसर जैसे ही उस पुलिस वाले से बातचीत करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उस पुलिस वाले ने डपटते हुए कहा कि ज्यादा ज्ञान पेलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो डंडा पेल दिया जाएगा। इस तरह के भाषा का प्रयोग किया। यहां जो गाड़ी के अंदर सब इंस्पेक्टर बैठे हुए थे वे कूद करके सीधा नीचे जाते हैं और जाकर के सिपाही का हाथ पकड़ लेते हैं। सिपाही का नाम होता है सतीश गुप्ता। तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो, मैं सब इंस्पेक्टर हूं और अंदर एडीजी साहब है और साथ ही आईपीएस ऑफिसर वैभव कृष्ण कुमार बैठे हैं। वैभव कृष्ण का नाम बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है क्योंकि वे बेहद ज्यादा ईमानदार किस्म के अधिकारी हैं, इसलिए पूरा प्रदेश या पूरे देश के बहुत सारे जिलों में उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। जैसे ही सतीश चंद्र गुप्ता ने जो वसूली कर रहा था उसने ये बात सुनी तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, और उसके साथ में खड़ा होता है अशोक नाम का व्यक्ति जो कि सादा वर्दी में था। वो पुलिस वाला नहीं था, वह सिर्फ पुलिस के लिए काम कर रहा था, जैसे महीने के लिए जिसको रख लिया जाता है उस हिसाब से वह काम कर रहा था, सिविल वॉलंटियर के हिसाब से। अब सतीश चंद्र हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कि साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे जैसे चौकी इंचार्ज ने कहा था, यानी कि राजेश कुमार अलग अलग टाइम में अलग अलग पुलिस वालों को ड्यूटी लगाते हैं। उनका काम होता है कि वो दलालों के साथ मिल करके इन ट्रकों से जो बालू जाता है, रेत जाता है, यानी कि ट्रक ड्राइवरों से 500 रुपए की वसूली करें। बस इतना होना था। उसके बाद ये बात पूरी तरह से फैल जाती है अखबारों में, टेलीविजन में, अब सोशल मीडिया पर, आखिरकार सभी जगह ये बात आने लगती है और ये बात अधिकारियों के पास थी ही। बस इतना होना था कि उसके बाद ये बात पूरी तरह से फैल जाती है अखबारों में, टेलीविजन पर और साथ ही सोशल मीडिया पर, और सभी जगह ये बात आने लगती है। फिर ये बात अधिकारियों के पास थी। इन्होंने नरही थाने के जो इंचार्ज होते हैं, थाना अध्यक्ष जिनका नाम पन्नेलाल होता है, साथ ही सब इंस्पेक्टर मंगला प्रसाद, इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। मुख्य आरक्षी विष्णु यादव, सिपाही हरिदयाल सिंह, दीपक मिश्रा, बलराम सिंह, उदयवीर सिंह, प्रशांत सिंह, ओम प्रकाश, ये नरही थाने का स्टाफ होता है, इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाता है। अब कोरंटा डीह के जो स्टाफ होते हैं उसमें प्रभारी राजेश कुमार होते हैं, साथ ही मुख्य आरक्षी चंद्रजीत यादव और औरंगजेब खान, सिपाही परविंदर यादव, सतीश चंद्र गुप्ता, पंकज कुमार यादव, ज्ञान चंद्र और साथ ही धर्मवीर, कुल मिलाकर के 17 पुलिस वाले होते हैं। इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब अगला दिन निकलता है, जब दिन निकलता है तो उसके बाद फिर एसपी होते हैं इस जिले का जिसका नाम होता है देव रंजन वर्मा, साथ ही दुर्गा शंकर तिवारी जो कि एएसपी होते हैं। इनको कुछ नहीं पता था कि हमारे जिले के फलना चौकी फलना थाने में कुछ इस तरह के बड़े अधिकारी दबिश दिए हुए हैं। साथ ही जो सीओ होते हैं जिनका नाम होता है शुभ सूचित, इनको भी पता नहीं था कि ये दिन निकलता है, सुबह के 8-9 बजे का वक्त होता है। ये इत्तेफाक से उसी नरही थाने की तरफ रुख करते हैं। नरही थाने में अब कम से कम कई पुलिस वाले और कई दलाल होते हैं। नरही थाने में अब कम से कम कई पुलिस वाले और कई दलाल वहां पर बंद हो जाते हैं। जैसे ही अंदर एंट्री होती है तो पता चलता है कि यहां पर तो रात डीआईजी और एडीजी साहब ने भारी पुलिस वालों के साथ छापा मार दिया है। इनकी भी हालत खराब हो जाती है। इनको या तो पता था या फिर ना पता होने का ये नाटक कर रहे थे। बात यहां से पहुंच जाती है मुख्यमंत्री कार्यालय तक, और जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय तक बात पहुंचती है तो एसपी देव रंजन वर्मा, साथ ही एएसपी दुर्गा शंकर तिवारी, इनका तबादला कर दिया जाता है। इनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। और जो सीओ होते हैं शुभ सूचित, इनको भी सस्पेंड कर दिया जाता है, इनको निलंबित कर दिया जाता है। साथ ही आदेश कर दिया जाता है कि सीओ, थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। आखिरकार इनके पास कितनी संपत्ति है, कहीं ऐसा तो नहीं यहां पर लंबे समय तक रहते रहते बहुत सारा माल कमाया हो। और जहां जहां भी इनकी संपत्ति है, चाहे इनके नाम है, चाहे इनके रिश्तेदारों के नाम है, चाहे किसी के भी नाम है, कुल मिलाकर के इनकी जितनी संपत्ति है, चल अचल संपत्ति, इनकी जांच पड़ताल की जाएगी और जांच पड़ताल के आगे कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जितने भी पुलिसकर्मी हैं 17 के 17
और जो 17 के 17 पुलिसकर्मी होते हैं जो निलंबित हो जाते हैं, और निलंबित पुलिसकर्मी जो होते हैं उनके आवास को सील कर दिया जाता है, क्योंकि जो इन्होंने अवैध रूप से वसूली की थी, इस वसूली में कितने हिस्सेदारी अपने पास रखी है, कहां रखी है, इनके बैंक खाते से लेकर के उनके परिवार के हर एक कॉल डिटेल की उनको सर्विलांस में लगा दिया जाता है। कॉल डिटेल सहित उनसे यह निकाला जाएगा कि आखिरकार इन्होंने पिछले दिनों कितने रुपये अवैध रूप से वसूली की गई है। अब यह बात अधिकारियों तक थी, अब बात शासन तक पहुंच जाती है। अब इंस्पेक्टर सुशील कुमार इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कराते हैं। इनमें 7 पुलिस वाले होते हैं और 23 टोटल मिलाकर के 23 लोग होते हैं, जिसमें 7 पुलिस वाले होते हैं। इनके ऊपर जो नई धारा, जो नए कानून बनाया गया है भारतीय कानून नियम संहिता के अनुसार, जिनके ऊपर जो नई धारा, नई कानून जो है भारतीय न्याय संहिता, उसके धाराओं में मामला दर्ज कर लिया जाता है। और मामला दर्ज कर लेने के बाद यह मामला सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल होने लगता है। जिनके खिलाफ एफआईआर होते हैं उसमें आरक्षी हरिदयाल सिंह, आरक्षी सतीश गुप्ता, साथ ही रविशंकर यादव, विवेक शर्मा, जितेश चौधरी, वीरेंद्र राय, सोनू सिंह और अजय कुमार पांडे, वीरेंद्र सिंह यादव, अरविंद यादव, रमाशंकर चौधरी, जवाहर यादव और धर्मेंद्र यादव, विकास राय, आगे हरेंद्र यादव, सलाम अंसारी, आनंद कुमार ठाकुर, दिलीप कुमार, हेड कांस्टेबल विष्णु यादव, आरक्षी दीपक मिश्रा, आरक्षी बलराम सिंह, थाना अध्यक्ष पन्नेलाल, उप निरीक्षक राजेश कुमार, प्रभाकर, चौकी प्रभारी कौरनटाड़ी, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद अब जो आसपास के जितने जिले होते हैं, आसपास के जो जहां की इस तरह के अवैध रूप से वसूली की जाती है, वहां पर हड़कंप मच जाता है। जरूरत है एक आईपीएस ऑफिसर की, आईपीएस ऑफिसर यानी कि वैभव कृष्ण जैसे ईमानदार आईपीएस ऑफिसर की, जो रात में चुपचाप जाए, जो अवैध रूप से वसूली करने वाले ऐसे सिपाही, ऐसे दरोगों को सबक सिखा सके। इसमें जो प्रशासन तक जब बात पहुंचती है तो प्रशासन यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी सक्रिय हो जाते हैं। वो भी आदेश करते हैं कि अगर कहीं पर इस तरह की बातें मिलती है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है और वो बताना है कि आपके आसपास कहीं इस तरह की अगर वसूली होती है तो आपके आसपास अगर इस तरह का कोई गलत काम हो रहा है तो आप भी किसी ईमानदार ऑफिसर को पता करिए और पता करने के बाद उसे शिकायत